were songs of experience. टेक्स्ट ऑफ द पोइम, ये समरी है पहले, उसके बाद हम टेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, चूंकि हमने ये पढ़ना है आगे जाके क्वेश्चन, ट्रांजिशन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस टू सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ट्रांजिशन कैसे वो मुंतकिल होता है, उसकी मुंतकिली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लेकर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस तक, तो उस दौरान क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, उस चीज को कैसे देखता है, तो वो भी आपने माइंड में रखनी है कि पहली पोइम के अंदर जो चिमनी स्वीपर थी उसमें उसने कैसे रिएक्ट किया, और दूसरी पोइम के अंदर वो किस तरीके से, अब वो उसका रिएक्शन क्या है। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं उसमें विलियम ब्लेक दुनिया को एक बच्चे की आंख से देखता है, एक मासूम आंख से दुनिया को देखता है कि हर एक चीज उसको मासूम सी नजर आती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की पॉइंट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्सपीरियंस्ड आई, एक मैच्योर आई जो है उससे वो देखता है दुनिया को। और जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं इसमें प्यार, मोहब्बत, पिटी, इस तरह के जज्बात हैं, इनोसेंस है। लेकिन जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं उसमें मजालिम, दुख, परेशानियां, ठीक है, इस तरह के जो इमोशंस हैं वो पोर्ट्रे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जी, चिमनी स्वीपर जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। देयर इज अ स्मॉल ब्लैक शेप इन द स्नो that seems to be crying out in the sadness and pain. It is a small child, and when asked where his parents, the child replies that they have gone to pray in church. The child continues, just because I used to play happily in green fields or frolic, having fun in the snow, they punished me and took away my happiness. इसमें कह रहा है कि एक स्मॉल ब्लैक शेप है इन स्नो, एक स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर, दैट सीम टू बी क्राइंग, जो कि ऐसे पता चल रहा है कि जैसे कोई रो रही है। ये एक शेप इन सैडनेस एंड पेन, पेन में और सैडनेस में। इट्स अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है जब उससे पूछा कि वेयर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स किधर हैं, एंड चाइल्ड रिप्लाइज दैट दे हैव गॉन टू प्रे इन चर्च, कि वो तो चर्च गए हुए हैं प्रे करने के लिए। द चाइल्ड कंटिन्यूज, जस्ट बिकॉज़ आई यूज्ड टू प्ले हैप्पीली इन ग्रीन फील्ड्स, क्योंकि मैं इन ग्रीन फील्ड्स में हैप्पीली एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, हैविंग फन इन द स्नो, फ्रॉलिक, दे पनिश्ड मी एंड टुक अवे माय हैप्पीनेस, तो इसलिए उन्होंने मुझे पनिश किया और मेरी हैप्पीनेस छीन ली। दे मेड सिंग दिस सॉन्ग ऑफ सैडनेस, तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सैडनेस का सॉन्ग गाऊं, बिकॉज ऑफ माय जॉयफुल डांसिंग एंड सिंगिंग, और मेरी ये जॉयफुल डांसिंग और सिंगिंग की वजह से दे थिंक दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। दे आर टू बिजी एट द चर्च, वो इतने ज्यादा बिजी हैं चर्च में, प्रेजिंग गॉड, गॉड को प्रेज करते हुए, द प्रीस्ट एंड द किंग, और किंग को, द अथॉरिटीज दैट बिल्ड देयर फेक हेवन, और उन अथॉरिटीज को जिन्होंने उनकी ये फेक हेवन बनाई है, आउट ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ बॉयज लाइक मी, इन सब बच्चों को, बॉयज जितने भी हैं जो कि सफर कर रहे हैं और पेन में है और दुख में है, इनसे हट के एक जो जन्नत बनाई हुई है उन्होंने, एक झूठी जन्नत बनाई हुई है, एक नकली और जाली किस्म की जन्नत बनाई हुई है, उसके लिए वो प्रे कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी से, किंग से, प्रीस्ट से और गॉड से, चर्च में जाकर। तो ये एक चिमनी स्वीपर जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो है जी। इसकी टेक्स्ट देखिए, कहता है लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, एक छोटा ब्लैक बच्चा स्नो में, क्राइंग, वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो, नोट्स यानी जो म्यूजिकल होते हैं, राग वगैरह या सॉन्ग, आवाजें निकाल के, वो दुख भरी आवाजें निकाल के। वेयर आर दाई फादर एंड मदर, तुम्हारे वालिद और वालदा कहाँ है, पेरेंट्स कहाँ है, से दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे, तो वो तो चले गए हैं चर्च में प्रे करने के लिए। Because I was happy upon the heath, क्योंकि मैं हैप्पी था, खुश था इस हरे भरे या इस रास्ते में, and smiled among the winter's snow, और मैं स्माइल कर रहा था विंटर की इस स्नो में, बर्फ में। They clothed me in the clothes of death, उन्होंने मुझे क्या किया, कपड़े पहनाए, in the clothes of death के कपड़े, ठीक है, and taught me to sing the notes of woe, और मुझे सिखाया कि कैसे मैंने नोट्स वो दुख के या गम के गाने गाने हैं। and because I am happy and dance and sing, और चूंकि मैं हैप्पी हूँ और डांस कर रहा हूँ, सिंग कर रहा हूँ, they think they have done me no injury, इसलिए उन्होंने मुझे सोचा कि उन्होंने तो मेरे साथ कोई भी इंजरी मुझे नहीं पहुंचाई। and are gone to praise God, और वो चले गए हैं प्रेज करने के लिए
गॉड को एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग, और प्रीस्ट को भी और किंग को भी, who make up a heaven of our misery, जिन्होंने हमारे मिजरी से एक हेवन बनाई हुई है, ठीक है, हमारी मिजरीज जो है, हमारे दुखों से उन्होंने एक हेवन क्रिएट की हुई है, ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट कर करके, ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट करके उन्होंने एक अपनी हेवन बनाई हुई है, ठीक है। तो ये किंगशिप होती थी पहले जमाने के अंदर जो था इंग्लैंड, और उसके नीचे प्रीस्ट्स होते थे, उनका कंट्रोल होता था चर्च के ऊपर, चर्च के थ्रू वो मुख्तलिफ किस्म की सजाएं वगैरह दी जाती थी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे उसके अंदर भी, चौसर के अंदर भी, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि उन्होंने ही हमारे लिए एक अपनी किस्म की जो है वो जन्नत क्रिएट की हुई है, ठीक है, लेकिन हम जो है वो एक दोजख में रह रहे हैं, वो जन्नत में रह रहे हैं, और हम जो है मिजरीज दुखों की दोजख में रह रहे हैं, ठीक है, जो बॉयज हैं। तो ये इसके बाद इसकी टेक्स्ट भी होगी, एनालिसिस देखिए जी कि चिमनी स्वीपर, इसमें एक थीम सा है जी कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड चाइल्डहुड। द चिमनी स्वीपर इज अ पोएम अबाउट द करप्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऑन सोसाइटी। इसको पढ़े ना एक एक पैराग्राफ करके, इधर से शुरू करें। सबा सलीम आप पढ़े जी फर्स्ट पैराग्राफ। The Chimney Sweeper is a poem about the corrupting influence of organized religion on society. It specifically suggests that the church encroaches and interferes on the freedom and the joys of childhood, and indeed robs deprived children of their youth. The poem focuses on a common figure during Blake's time, the chimney sweeper. Chimney sweepers were usually young boys forced to climb and clean chimneys, putting themselves in grave danger in return for little more than a meal and somewhere to sleep. Whereas the chimney sweeper in the Songs of Innocence poems of the same title holds on to their religion beliefs as a way of coping with their dire situation. The sweep of this poem knows full well that organized religion is a form of oppression, not salvation. Put simply, the speaker of the chimney sweeper has seen through the lies of the church and is not afraid to say so. He exposes these hypocrisies and deceptions outlining how they have affected his life and society more widely. The young chimney sweep is first described as a ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें जी किरण तबस्सुम। यहाँ तक समझ आइए ना कि वो क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल इजी सी वर्डिंग लिखी हुई है। The young chimney sweep is first described as a little black thing who is dipping out the snow when asked where his parents are. This child responds that they have बस करिए आप, आवाज सही तरह नहीं आ रही किरण, आवाज सही तरह नहीं आ रही, तो यही करना पड़ता हूँ एक दफा। The young chimney sweeper या sweep is first described as a little black thing who is weeping, क्योंकि रो रहा है। Little black thing इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कौन बताएगा? सर रिपीट करें क्या कहा आपने? टेक्सचुअल फ्रेज है। हाँ जी, ये टेक्सचुअल फ्रेज है। वेरी गुड। तो ये टेक्सचुअल फ्रेज है, तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कोई भी क्वेश्चन, तो उसके अंदर भी जितनी भी टेक्सचुअल फ्रेजेस आप यूज करते हैं, ठीक है, उनको आपने इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेना है, या कुछ जो है वो स्टूडेंट्स मार्कर से भी लिखती हैं, ठीक है, तो मार्कर से भी लिखते हैं, फिर भी आप कोशिश करें इन्वर्टेड कॉमास लगा दें। तो इस तरह के जितने भी टेक्सचुअल फ्रेजेस होंगे, जैसे कि आगे आ रहा है हु इज वीपिंग अमंग द स्नो, तो अमंग द स्नो इज आल्सो अनदर टेक्सचुअल फ्रेज। तो ये टेक्सचुअल फ्रेजेस आपने ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। आपका पेपर जो है वो एक खूबसूरत सा सजा हुआ होना चाहिए इन टेक्सचुअल फ्रेजेस से। उसके अलावा टेक्सचुअल कोटेशंस जो होते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंसेस, उनसे भी, ठीक है। तो वैसे हर जगह पे नहीं उसको हाईलाइट करना, जैसे कुछ लोग मार्कर से वो सिर्फ कीट्स का नाम जो है उसको मार्कर से लिख दिया, ठीक है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसको आप पेन से ही लिखें, हम जो बॉल पेन है उससे। लेकिन जो जितने भी ये टेक्सचुअल फ्रेजेस होते हैं इनको वो आप मार्कर से लिखें और खूबसूरत करके। दूसरे जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस होते हैं उनको लिखें, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं क्रिटिकल ओपिनियंस जो होती हैं वो खास तौर पे लिखें, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स कोट करते हैं, ठीक है, वो तलाश करना पड़ती है बेटा, ये याद रखना है कि आपने वो तलाश करनी है, ठीक है। यस किरण, तो टेक्सचुअल फ्रेज डिफाइन कर दें। टेक्सचुअल फ्रेज कहते हैं बेटा 2 या 3 अल्फाज को, ठीक है, 2 या 3 अल्फाज जो होते हैं ना, वैसे तो जो बाय डेफिनेशन फ्रेज कहते हैं कि एन अनफिनिश्ड और अ सेंटेंस और 2 or 3 वर्ड्स हैविंग अनफिनिश्ड सेंस, ठीक है, जो कन्वे नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है कि लिटिल ब्लैक थिंग, ठीक है, तो ये टेक्स्ट के अंदर भी यही चीज यूज हुई थी, ठीक है,
टेक्स्ट के अंदर भी यही चीज यूज हुई थी, तो इसलिए ये एक टेक्सचुअल फ्रेज है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक टेक्सचुअल फ्रेज है, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। हाँ, इस तरह टेक्सचुअल रेफरेंस का पता होगा, वो जो लाइनें एग्जैक्ट लाइन ही कोट कर देते हैं इसकी, जैसे कि आपने वो पार्ट 1 में पढ़ी होंगी उसकी पैराडाइज लास्ट की, ठीक है, कुछ लाइनें हैं जो वो सेकंड कहता है कि हेवन और हेल वाली लाइंस जो है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ठीक है, तो वो एक पूरी लाइन है उसकी, जो वो आप कोट करते हैं उसको टेक्सचुअल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो क्रिटिकल ओपिनियंस होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप किसी और क्रिटिक की, कोई भी और क्रिटिक है उसको आप उठाते हैं और वो इस पॉइंट के बारे में, विलियम ब्लेक के बारे में वो ये कह रहा है, यहाँ किसी ने कोई और रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उस रिसर्च आर्टिकल में इस विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के बारे में क्या कुछ कहा गया, ठीक है, जैसे कि अभी ये अगर आप वो जो मॉडर्न पोइट्री का है ग्रुप, उसमें अगर आप ऐड हैं, यानी एक ग्रुप है जिसमें मॉडर्न पोइट्री डेली रिटन प्रैक्टिस वगैरह वहां पर होती है, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने ये लिखा भी हुआ था, इस तरह आज जो है एक स्टूडेंट ने वो बकायदा ये क्रिटिकल ओपिनियन लिखी भी हुई थी कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जब भी आप लॉन्ग आंसर देते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज ना लिखा करें जो कि मौजूद होती है किसी भी एक बुक के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि मैंने ज्यादा पढ़ा हुआ है दूसरे लोगों से और आपने रिसर्च की हुई है, तो आपके पास जो खास तौर पे आपकी बिगनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और उसके दरमियान भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, जो बुक में नहीं मौजूद होंगी, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो सर्च करें गूगल पे कि उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, वो मिसाल के तौर पर आगे जाके हम पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस का क्वेश्चन, तो उसमें अगर आप ये देखते हैं कि वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर ऑन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विलियम ब्लेक, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं वहां पे कोई भी एक रिसर्च पेपर आ जाता है और वो 2019 का या 20 का रिसर्च पेपर है, और उसको आप फिर कोट करते हैं कि इन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर रिसर्च पेपर रिटन बाय डॉक्टर, जो भी डॉक्टर का नाम है या कोई रिसर्चर है, तो उसने ये कहा, फिर उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट होती है उस रिसर्च पेपर की, वो शुरू वाला हिस्सा और कंक्लूजन, ज्यादातर वो उसी में सब कुछ मौजूद होता है, वो कोई 10 के करीब लाइनें होती हैं जो आपने पढ़नी होती हैं बस, और जो आखिर में कंक्लूजन वाला हिस्सा होता है वो, तो वो दोनों चीजें बस अगर आप पढ़ लें तो उसी से बाकी सारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, उसमें जो भी लाइन आपके से रेलिवेंट है, ठीक है, उसको आप कोट कर दें बिगिनिंग में, तो वो एक अट्रैक्टिव बिगिनिंग होती है, यानी उसको पता चलता है कि ये बंदा रिसर्च वगैरह पढ़ने वाला है या ये इसको जो लेटेस्ट चीजें थी वो भी पता है, ठीक है। अब ये करंट वाली जो बुक है हो सकता है कि ये 1900 पता नहीं 90 में किसी ने किया हो ये क्वेश्चंस और वही तब से चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन जब वो ये देखेगा आपको चेक करने वाला, ज्यादातर जो है वो 19 स्केल के होते हैं और वो भी एमफिल या पीएचडी होते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों में भी एमफिल पीएचडी होते हैं, तो वो इस चीज को देखते हैं, एमफिल तो लाजमी होते हैं ज्यादातर जो है, ठीक है, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि इसने रिसर्च की पढ़ी हुई है, उसको कोट किया हुआ है, ठीक है, जो 2-3 जगह पे, ठीक है, शुरू में इसने जरा अच्छा लिखा हुआ है, वो चीजें लिखी हुई हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप लिखते हैं तो वो आपको उससे फिर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाइए, यहाँ पर कहते हैं कि when asked where his parents are, the child responded that they have gone up to the church to pray, suggesting that the church a metonymy, ठीक है, कहते हैं when asked where his parents are, कि जब उसको पूछा जाता है कि चर्च के तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो चाइल्ड फिर जवाब देता है gone up to the church to pray, कि वो चर्च पे गए हुए हैं प्रे करने के लिए, ठीक है, और चर्च जो है यहाँ पे एक मेटोनिमी है, ठीक है, मेटोनिमी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो is a figure of speech in which an object or idea takes the place of another with which it has a close association या with which it is associated, ठीक है, जिसके साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर pen is mightier than sword, तो pen जो है is used as metonymy for knowledge, तो पेन का लफ्जी मतलब तो वो पेन होता है, कलम होता है, लेकिन पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसमें पेन को एसोसिएट किया गया है किसके साथ, नॉलेज के साथ, ठीक है, जैसे तो उर्दू में वो कहते हैं ना इसी का कि शहीद के आलम के कलम की स्याही शहीद के खून से भी अफजल है, ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते, उसका मतलब यही होता है कि ढंग से फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ठीक है, तो ये चर्च जो है मेटोनिमी है फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है has literally led them astray, और उसने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने उनको भटकाया हुआ है बेसिकली, ठीक है,
His mother and father are too occupied with satisfying their religious authorities to give the young chimney sweeper a childhood full of joy and freedom. क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्गेनाइज रिलीजन यही है कि कोई फ्रायर है, जैसे कि आपने वो चौसर में पढ़ा होगा द प्रोलॉग में, कि फ्रायर क्या करता था, वो भी करप्ट था। फिर मॉन्क जो थे वो क्या करते थे, वो भी सारे जो उनका काम था वो नहीं करते थे, करप्ट थे। ठीक है, फ्रायर्स जो थी उसका काम क्या था और वो करती क्या थी। ठीक है, तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च जो थी, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एक करप्ट सिस्टम था। ठीक है, तो उसको वो कह रहा है कि ये एक करप्ट थे सब। फिर वो कहता है द चर्च द पोइम दस सजेस्ट्स is an actively corrupting influence on the sweeper and his family। तो उसका एक corrupting influence था इसके ऊपर, स्वीपर के ऊपर भी और उसकी फैमिली के अंदर ऊपर भी। and as the chimney sweeper came from poor families, this perhaps speak to Blake's belief that organized religion sold false hope to those in poverty। तो ये चूंकि पॉवर्टी से बिलोंग करते थे जितने भी चिमनी स्वीपर्स थे, तो इसके अंदाजे के मुताबिक ब्लेक ये कहता है कि जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, सोल्ड फॉल्स होप टू दोज इन पॉवर्टी, जो पॉवर्टी में है उनको फॉल्स होप दे रहा है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं दे रहा, सिवाय तसल्लियों के उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, फिर वो कहता है जी द चिमनी स्वीपर देन आउटलाइंस how organized religion with its rules and limitations influence the natural progression of childhood। जो नेचुरल प्रोग्रेशन है चाइल्डहुड की, उसको कैसे रोकता है ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है। ठीक है, उसके रास्ते में कैसे वो रोड़े अटकाता है कि नेचुरली एक बच्चे को जैसे बढ़ना चाहिए उससे हट के कैसे वो चीजें करता है, अपने यानी रिलीजन को इन्वॉल्व करके उनकी जो नेचुरल इनोसेंस है उसको तबाह कर देता है। द स्वीप वाज हैप्पी सिंगिंग स्माइलिंग डांसिंग एंड प्लेइंग आउटसाइड। स्वीप जो है वो होता है कि वो हैप्पी था, सिंगिंग स्माइलिंग डांसिंग प्लेइंग आउटसाइड खेल रहा था, बट द यंग चिमनी स्वीपर इज फोर्स्ड टू सैक्रिफाइस हिज चाइल्डहुड इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर। लेकिन जो यंग चिमनी स्वीपर है उसको फोर्स किया गया कि वो सैक्रिफाइस करेगा हिज चाइल्डहुड इन ऑर्डर टू बिकम अ लेबरर टू द एडवांटेज ऑफ कोर्स टू दो पोजीशन ऑफ। इनके लिए उनके लिए जो अथॉरिटीज में है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में है, ठीक है, जो पावर में है, उनके लिए उसको सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई हैज बीन क्लोथ्ड इन क्लोथ्स ऑफ डेथ। तो इसलिए उसको क्या किया गया है कि उसको क्लॉथ किया गया है क्लोथ्स ऑफ डेथ में, एंड टॉट टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और उसे सिखाए गए हैं कि दुखों के गाने। ठीक है, होना तो ये चाहिए ना कि बच्चे जो हैं वो तो अपनी जिंदगी गुजारे खुशियों में रहें। ठीक है, लेकिन अगर वो चर्च के अंदर जो मौजूद चिमनीज हैं या उसके बाहर जितनी भी चिमनीज हैं, ठीक है, कंट्रोल तो वो अथॉरिटीज ही कर रही है ना उनको, तो वो अगर उनको उस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो उनको क्लॉथ्स ऑफ डेथ पहना रहे हैं। ठीक है, वो उनको गम या दुख वगैरह जो है वो सिखा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उनको अपनी जिंदगी जो नेचुरली चाइल्डहुड एक अच्छा खूबसूरत चाइल्डहुड जिन्हें वो जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो वैसा उनको चाइल्डहुड नेचुरल चाइल्डहुड नहीं दे रहे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वो उसमें रुकावट डालता है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन द पॉइंट देन सजेस्ट्स हेल्प सोसाइटी absorb itself of any guilt for exploiting its children in this way। They think they have done me no injury। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने मेरे साथ कोई भी नुकसान मेरा नहीं किया, मुझे कोई भी जख्म नहीं दिए। Says the sweeper। तो स्वीपर ये कहता है, in other words people think that as long they do what the church tells them to, then they will be rewarded by God। तो जैसे कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो शायद उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा गॉड से। Indeed this is what the sweeper in the innocence point believe। ठीक है, तो यही वो है कि जो शायद वो इनोसेंस में ये बिलीव करता है। नो वन टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। कोई भी बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता, मीनिंग दैट नोबडी स्टेप्स इन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग शॉर्ट मिजरेबल लाइव्स। तो यानी कोई भी उनको बचा नहीं रहा कि ये मिजरेबल लाइव्स गुजारने से। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस सोसाइटीज हेवन इज नो लॉन्गर अ रियल हेवन। तो इस वजह से इस मुआशरे की जो हेवन है, ये जो जन्नत इन्होंने बनाई हुई है, ये रियल हेवन नहीं है, ये एक फेक हेवन है। ठीक है, हैविंग हेवन इज सपोज्ड टू बी अ प्लेस ऑफ ब्लिस। ठीक है, हेवन जो है ये एक प्लेस है ब्लिस का, ब्यूटी जॉय फ्रीडम एंड कम्युनियन विद गॉड। हेवन जो है वो सपोज्ड टू बी अ प्लेस ऑफ ब्लिस जॉय फ्रीडम और कम्युनियन विद गॉड, बट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऑफर्स ओनली अ हेवन ऑफ आवर मिजरी। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हमें क्या दे रहा है, वो तो सिर्फ एक हेवन ऑफ आवर मिजरी ही दे रहा है। खुद वो जन्नत में या दूसरों को दुखों में उन्होंने जो है वो रखा हुआ है। इट इज अ करप्ट प्लेस लिटरली बिल्ट ऑन द लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन द मिजरी। तो ये करप्ट प्लेस है
जो कि लिटरली बिल्ट ऑन द लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि लेबर पे और एक्सप्लॉइट करना यानी उनके इस्तेहसाल करना, मिजरी ऑफ द यंग एंड इम्पोवरिश्ड, ठीक है। This mirrors the way that sweeper would have to clean the chimneys of middle and upper classes, ठीक है, यानी उनको तो साफ करनी पड़ेंगी चिमनीज जो है मिडिल और अपर क्लासेस की। अल्टीमेटली देन द पोएम इज स्केथिंग, तो अल्टीमेटली ये पोएम एक बड़ी क्रिटिसिज्म है अबाउट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बारे में, इम्प्लाइंग इट, ये इम्प्लाई करते हुए दिखाते हुए दैट इट इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, यानी ये स्पिरिचुअलिटी से मुख्तलिफ चीज है, उससे अलग है, फेथ से भी अलग है, ट्रू मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड, और जो हकीकी मीनिंग है रिलेशनशिप विद गॉड से, उससे बिल्कुल हट के है,